हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है क्रिस्टल रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। तो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का अगला पॉइंट 5.4.3 जो कि है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर वर्गीकरण। आप जानते हैं हम यहां कोलाइडल जो हमारे सॉल्यूशन है यानी कि कोलाइडल विलयन उनका वर्गीकरण कर रहे हैं अलग अलग आधार पर। आज हमारा जो इसका वर्गीकरण है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। आप जानते हैं कोलाइडल विलयन बनाने के लिए या कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें एक परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हमने कहा था जैसे एक विलयन बनाने के लिए आपको विलेय की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो विलेय हम कहेंगे उसको नाम देते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और साथ ही हमने कहा था जिस प्रकार विलयन बनाने के लिए आपको एक विलायक की आवश्यकता होती है जिसमें विलेय घुलता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आपको आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, जिसे इंग्लिश में डिस्पर्स मीडियम कहा जाता है। और परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको हम कह सकते हैं विलयन के संदर्भ में जो विलेय होता है ये बिल्कुल उसकी तरह कार्य करता है और इसको नाम हम देते हैं डिस्पर्स्ड स्टेट। तो आज आप कह लीजिए यदि विलयन के समानार्थी लें तो विलेय के कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, और कोलाइडी विलयन क्योंकि कोलाइडी विलयन में हम क्या लेते हैं, सामान्य विलयन में जो चीज विलेय शब्द से कहते हैं उसे कोलाइडी विलयन में हम परिक्षिप्त प्रावस्था के नामकरण से जानते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से जानते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर अब हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। इसको मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमारा जो आता है वह आता है बहु आणविक कोलाइडी विलयन। दूसरा हमारा होता है जिसे कहते हैं बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। और तीसरा जिसे हम मिशेल भी कहते हैं उसे हम कहते हैं संगुणित कोलाइडी विलयन। तो इन 3 भागों में हम विभाजित कर रहे हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। ये कणों के आकार, और लिख लीजिए यहां पर आकार पूरा हो जाएगा, बेस ऑफ द डिस्पर्स स्टेट पार्टिकल, और यहां पर आप लिख लीजिए साइज, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उस आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले है बहु आणविक कोलाइडी विलयन, और ये हम कह सकते हैं इंग्लिश में से कहें तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन। ये होता है बृहद आणविक कोलाइडी विलयन जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडी विलयन कहते हैं। और तीसरा है संगुणित कोलाइडी विलयन जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएटेड कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब तीनों को डिटेल में हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले जो हमारा आ रहा है, देखिए किस आधार पर करा हुआ है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो पहला ले रहे हैं वो है बहु आणविक कोलाइडी विलयन। तो देखिए बहुत ही आसान है, शब्द से ही स्पष्ट है, जिसे हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, नाम से शब्द है कि यदि हम कोई ऐसा परिक्षिप्त प्रावस्था ले जिसके कणों का आकार सूक्ष्म हो, और हम जानते हैं हमें कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो कोलाइडी विलयन में कणों का जो आकार होगा वह हम 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। और हमारे पास हम कह सकते हैं जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों का आकार यदि 1 नैनोमीटर से कम हो, तो उस अवस्था में, ऐसी स्थिति में यदि हम कोलाइडी विलयन बनाना चाह रहे हैं तो प्रक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे बहुत सारे कणों को आपस में मिल करके क्या करना पड़ेगा कि बड़े कण का निर्माण करना पड़ेगा जिसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो
तब हम कहेंगे जो कोलाइडी विलयन बनेगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक अणु आपस में संयुक्त होकर के एक कोलाइडी विलयन में जो कण का साइज होता है उस तक पहुंच पाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। तो डायग्राम से समझना चाहे, हमने कहा ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये सब छोटे छोटे हैं, ये कुछ आपस में, ये सब आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक बड़ा साइज का बना रहे हैं। इन सब का जो आकार था, इन सब का जो आकार है, हम कह सकते हैं ये छोटा है। छोटा है किससे? 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से। और ये जब मिलकर के एक बड़ा आकार बना रहे हैं, तो इसका जो आकार होगा ये बड़ा होगा किससे? 1 नैनोमीटर से। तो क्योंकि एक से अधिक अणु आपस में संयुक्त होकर के एक कोलाइडी विलयन के एक बड़े कण का निर्माण कर रहे हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, इसलिए हम कहते हैं कि वह क्या है? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाएगा ऐसा विलयन। तो परिभाषा लिख लेते हैं, आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो हम सिंपल से लिखते हैं, हम कहते हैं एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसका एक अणु, जिसका एक कण लिख लेते हैं, जिसका एक कण अत्यंत सूक्ष्म अनेक अणुओं से मिलकर के, अणुओं से मिलकर बना हो, उसे ही बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। उसे ही बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं? जैसे हम कहते हैं गोल्ड सॉल, इसके एग्जांपल हैं जैसे गोल्ड सॉल, या आप कह सकते हैं सल्फर सॉल, सल्फर सॉल। और सल्फर सॉल में जो S8 होता है हमारा, सल्फर का एक अणु, ऐसे ऐसे लगभग 1000 अणु मिलकर के तब कहीं जाकर के हम कह सकते हैं बहुआण्विक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। आपको पता होना चाहिए कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, कोलाइडी विलयन के जो कण का आकार होता है वो हमने आपको पहले ही बताया था, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। क्या कहा हमने? कोलाइडी विलयन में कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो ये मिल करके क्या कर रहे हैं? प्रारंभ में इन सब का आकार क्या 1 नैनोमीटर से कम है, ये संयुक्त होकर बहुत सारे मिल गए, तो अब इन जो बड़े कण का निर्माण करा उसका आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से बड़ा है। तब हम कहेंगे कि यह क्या है? हमारे पास बहुआण्विक कोलाइडी विलयन है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम लेते हैं जिसे हम कहते हैं बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। दूसरा हमारा आ रहा है बृहद आणविक कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। बृहद आणविक शब्द से स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडी सॉल्यूशन ये कहा जाता है। मैक्रो मतलब बड़ा, एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसके कणों का आकार पहले से ही हम कहें 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। जब ऐसी प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम किसी परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो हम कहते हैं जो विलयन तैयार होता है उसी को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। काफी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो कणों का आकार वो पहले से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, बस आपको उसको उठा करके परिक्षेपण माध्यम में डाल देना है, फटाफट क्या हो जाएगा? आपका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन होता है उसे हम कहते हैं बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। तो परिभाषा लिख लेते हैं। हमने कहा यदि
परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो इसे परिक्षेपण माध्यम मतलब जिसे इंग्लिश में डिस्पर्स मीडियम कहा जाता है, परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर बृहद आणविक कोलाइडी विलयन बनता। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए अब इसके 2 प्रकार के एग्जाम्पल हैं। एक तो हमें प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, एंजाइम्स हो गए, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारे पास होते हैं प्राकृतिक, हम कहेंगे जो हमारे इस कैटेगरी के आएंगे बृहद आणविक कोलाइडी विलयन, उनकी श्रेणी में आते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे प्राकृतिक, कौन कौन से मैंने कहे, जैसे मैंने कहा सेलुलोज, हमने कहा एंजाइम्स, और साथ में हम कह सकते हैं स्टार्च भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि इनको यदि परिक्षेपण माध्यम में डाला जाए तो यह क्या बनाते हैं, बृहद आणविक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, क्योंकि इनके कणों का जो आकार होता है पहले से ही 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, इसलिए इनको बृहद आणविक हम कहेंगे कोलाइडी विलयन कहते हैं, यदि परिक्षेपण माध्यम में डाल करके विलयन का निर्माण किया जाए। और ये तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो हम बनाते हैं यानी कि कृत्रिम रूप से जो हमारे वो है पॉलीथीन, इसके लिए आप कह सकते हैं नायलॉन, ये सब हम कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बृहद आणविक कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो पॉलीथीन और नायलॉन, इनके जो कण होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल रूप से क्या करते हैं, इस साइज का लाते हैं, बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे 2 चीज हम आपको बता चुके हैं, 2 पॉइंट, एक बहुआण्विक कोलाइडी विलयन और दूसरा बृहद आणविक कोलाइडी विलयन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरी जो चीज है जिसे हम कहते हैं संगुणित कोलाइडी विलयन, जिसे इंग्लिश में एसोसिएटेड कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है, और इसी को एक काफी फेमस नाम जिसे हम कहते हैं मिशेल, ध्यान रखना इसे कहते हैं मिशेल। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार साबुन लगा करके या वॉशिंग पाउडर आपके कपड़ों की सफाई करता है, वहां पर कक्षा 10 में इसका जिक्र जरूर आया है। तो यदि वहां समझ में नहीं आया तो अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, तीसरे पॉइंट को, यहां पर आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर जो हम कोलाइडी विलयन का कैटेगराइजेशन करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके 2 तरीके हमने देखे, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो आपके सामने एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, और हम पहले भी बता चुके हैं, आपने क्लास 10th में इसे पढ़ा होगा। यदि वहां पर ये मिशेल की थ्योरी आपको समझ में ना आई हो तो यहां पर आपको एकदम क्लियर होने वाली। तो जो तीसरा पार्ट है वह हमारा है संगुणित कोलाइडी या मिशेल, इसे सहचारी कोलाइडी या मिशेल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अब ये क्या चीज है इसे समझिए। हमने अभी तक जो बात करी वो 2 प्रकार की करी, एक तो बहुआण्विक और एक बृहद आणविक कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करी। अब यहां पर हम एक अलग तरीके के सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम जानते हैं इससे पहले जब हमने कैटेगराइज किया था तो वहां पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था थी और जो परिक्षेपण माध्यम था, इसके कणों के बीच कितना आकर्षण बल लगता है अथवा यह कितना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसके आधार पर हमने वहां 2 कैटेगरियां ली थी, एक द्रव रागी और दूसरा था द्रव विरागी। यानी कि एक में 2 अणुओं के बीच में हम कह सकते हैं आकर्षण बल कार्य करता था और दूसरे में प्रतिकर्षण बल कार्य करता था। एक को यदि हम कह सकते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, जैसे हम विलयन के संदर्भ में कहते हैं विलय को विलायक में डालें, मिलाएं तो फटाक से विलयन तैयार हो जाता है। तो कोलाइडी सॉल्यूशन में कहें प्रक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम पर डाल करके थोड़ा सा हिलाया जाए, थोड़ा सा गर्म किया जाए तो फट से तैयार हो जाता है, वो था द्रव रागी। दूसरा हम कहते हैं जो द्रव विरागी था, उसको बनाने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो जो तीसरा हमारा ये जो प्रकार है, इसमें दोनों चीजें आएंगी, द्रव रागी भी आएंगे, द्रव विरागी भी आएंगे। अब इसकी एक सिंपल सी थ्योरी क्या है, इसमें होता क्या है कि जो कोलाइडी विलयन तैयार होता है उसके अणु जब
सामान्य अवस्था में होते हैं, ताप सामान्य होता है हम कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं यदि उनकी सांद्रता कम है तो इसके जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वह क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही ताप एक नियत ताप से ज्यादा आता है, जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट ताप, यदि किसी कोलाइडी विलयन का, जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस कोलाइडी विलयन का ताप एक नियत ताप से ज्यादा हो जाए, इस नियत ताप को नाम देते हैं क्राफ्ट ताप। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, यह कण या अणु आपस में संयुक्त होना शुरू हो जाते हैं, और 100 से भी अधिक अणु आपस में संयुक्त होते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं मिशेल। यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट ताप, और दूसरा जिसे हम कहते हैं, आप कह सकते हैं सांद्रता, या दूसरा कह सकते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता। इन दो चीजों का फर्क पड़ता है। फिर से समझिए इस चीज को, यदि कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए। हमने कहा हमारे पास अब एक कोलाइडी विलयन हमने लिया, और यहां पर हमारी चर्चा का मुख्य फोकस है कि आपने देखा होगा कि हम कपड़े धोने में वॉशिंग पाउडर या साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उस साबुन में हम कह सकते हैं जिन कारणों से साबुन कपड़े की सफाई करता है, कपड़े के ऊपर ग्रीस के, तेल के धब्बों को खींच के बाहर निकाल लेता है, उस प्रोसेस में जो मुख्य कारक होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मिशेल नाम देते हैं। और यह हमारा थर्ड कैटेगरी है, किसके आधार पर, प्रक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर, जो हम एसोसिएटेड कोलाइड बना रहे हैं उसकी थर्ड कैटेगरी है। तो हमने कहा इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हम कह सकते हैं अणु हैं, वह अणु क्या होते हैं, जब उनकी सांद्रता कम हो, ताप कम हो, तो एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं। अब यदि अणुओं की सांद्रता बढ़ जाए किसी स्थान पर, और साथ में हम कह दें एक ताप का मान, यानी कि कोलाइडी विलयन के जो ताप है उसका मान एक नियत ताप से ज्यादा हो जाए, जिसे यहां हम नाम दे रहे हैं क्राफ्ट ताप। यदि ताप क्राफ्ट ताप से ज्यादा हो, और हम कह सकते हैं विलयन की सांद्रता, जिसे हम कह रहे हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता से क्या हो, ज्यादा हो। सांद्रता बढ़ने का अर्थ है अणुओं की बहुत ज्यादा संख्या आपस में एक दूसरे के समीप पर आना, तो सांद्रता बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो हम कहें यदि ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो वहां पर अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और उन समीप आने से हम कहते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम मिशेल। अब वो मिशेल क्या होता है इसे समझिए। हम जानते हैं कि कपड़ों की, अभी मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी थ्योरी हमारी बेस्ड है कि कपड़ों की जो सफाई हम करते हैं, उस सफाई में किस प्रकार से जो वॉशिंग पाउडर या साबुन है कपड़ों से मैल या ग्रीस या तेल के धब्बों को बाहर निकाल लेता है, इसी चीज को आपने समझना है। तो देखिए ये होता क्या है, यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट, ये रेट, इसका एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर्मूला होता है इसका C17H35 और साथ में होता है COO, और यहां पर हम ले लेते हैं Na। ये सोडियम स्टीयरेट भी हो सकता है, पोटेशियम स्टीयरेट भी हो सकता है, तो सोडियम की जगह आप पोटेशियम कर सकते हैं, यहां पर K आ सकता है। तो हमारे पास जो अणु हैं वह इसके हैं। साबुन बनाने के लिए मुख्य रूप से जो हम कह सकते हैं मेन कंपोनेंट है वो यही होता है, सोडियम स्टीयरेट। अब इसमें इसके दो हिस्से होते हैं, देखिए, एक तो ये वाला हिस्सा है, इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। ये अलग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, ऐसे बन जाएगा। और ये वाला अलग होगा तो ये क्या बन जाएगा, C17H35 COO, यहां पर माइनस आ जाएगा। तो ये दो आयन बन गए, जैसे ये जल में घुलेंगे ये सोडियम आयन अलग हो जाएगा और ये C17H35 COO अलग हो जाएगा। अब इसकी खास बात समझिए, इसके भी देखिए दो हिस्से हैं। इसके एक हिस्सा तो ये वाला है जो कि एक कार्बन चेन है, यहां से यहां तक वाली, ये अलग हो जाता है, ये कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला नाम देते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो ये वाला होता है, ये होता है COO माइनस का। ध्यान रखना है, ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये कार्बन श्रृंखला का हिस्सा, ये द्रव विरागी होता है, यानी कि ये द्रव से नफरत करता है, द्रव से दूर रहने का प्रयास करता है। तो ये हमारा क्या है, द्रव विरागी।
और ये जो COO क्योंकि एक आयन की फॉर्म में है इसलिए ये हमारा होता है द्रवरागी, यानी कि इसको मजा कब आता है, जब इसको पानी के साथ रखा जाए, ये पानी के कणों से अट्रैक्ट हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अब हमने कहा प्रारंभ में हमारे पास सोडियम स्टीरेट, हमने एक एग्जांपल ले लिया, पोटेशियम स्टीरेट भी हो सकता है, लेकिन इनका साबुनों का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो सोडियम स्टीरेट ही होता है। तो अब इसके दो हिस्से करें, जब जल में डाला तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया, एक इसमें और एक इसमें। अब ये सोडियम आयन तो अलग हो गया, हमने कहा ये वाला जो हिस्सा है जो ऋण आयन था पूरा, इसके भी दो भाग हैं, ये C17H35 ये तो एक कार्बन श्रृंखला होगी जो कि द्रव विरागी है, क्योंकि एक कार्बन श्रृंखला है इसलिए द्रव के कणों से इसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसको रिपेल करती है, उसको दूर धक्का मारती है। जबकि COO वाला हिस्सा जो है यो एक आयन की फॉर्म में है और ये द्रव रागी हिस्सा है, यानी कि द्रव के साथ मिलने का, जल के साथ मिलने का ये क्या करता है, प्रयास करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों को हम दर्शा रहे हैं, तो दर्शा कैसे रहे हैं, देखिए ये जो हमारी कार्बन श्रृंखला है इसको तो मैं ऐसे दर्शा रहा हूं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या है, ये है COO माइनस, और ये यहां से लेके यहां तक की ये पूंछ जो है उसको मैं कह रहा हूं ये है C17H35, यानी कि एक कार्बन श्रृंखला है। अब यदि मैं कोई एक जल लूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक जल ले रहे हैं, सामान्य रूप से ये हमने जल लिया और यह जल भरा हुआ था। अब हमने कहा इस पे आपने वॉशिंग पाउडर डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डालेंगे तो उसमें क्या कंपोनेंट होंगे, सोडियम स्टीरेट के क्या होगा, हिस्सा होगा, भाग होगा उसमें। तो सोडियम स्टीरेट के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, टूटेंगे आपस में, धनायन एक तरफ ऋणायन एक तरफ। तो धनायन तो हमने कहा चलो उसमें घुल गया, ये ऋणायन किस प्रकार से रहेगा इस बात को भी समझिए। इसमें जो द्रव विरागी वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, अब मैंने इस पूरे को कैसे प्रदर्शित कर रखा है, इस रूप में प्रदर्शित कर रखा है। इसका ये वाला जो हिस्सा है आगे का C17H35 जो कि एक कार्बन श्रृंखला है जिसे हम द्रव विरागी कह रहे हैं, उसको हमने यहां टेल से प्रदर्शित किया है। और ये जो COO है जिसे द्रव रागी कह रहे हैं उसको हमने हेड से रिप्रेजेंट कर रखा, शीर्ष से रिप्रेजेंट कर रखा। जब ये जल में घुलता है तो ये वाला हिस्सा कैसे होता है, ये इस प्रकार से होगा, गोला यहां पर आ जाएगा और इसके ऊपर इसका ये वाला यहां पर रहेगा, गोला यहां पर आ गया, ये वाला हिस्सा यहां पर, गोला यहां पर रहेगा, ये वाला हिस्सा है यहां पर, ये ऐसे रहता है। लेकिन ये कब तक ऐसे रहेंगे, जब तक जो इस हम कह सकते हैं जो भी आपने विलयन बनाया है इसका ताप क्राफ्ट ताप से कम हो, तथा इसकी जो सांद्रता है वो क्रांतिक मिशेल सांद्रता से कम हो। इसको CMC भी कहते हैं, CMC क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। यदि इस विलयन का ताप क्राफ्ट ताप से कम है तथा इस विलयन में इन कणों की जो सांद्रता है वो क्रांतिक मिशेल सांद्रता से कम है, तो ये कण एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। लेकिन साथ में हम कह रहे हैं यदि ताप जो है बड़ा हो जाए, किससे, क्राफ्ट ताप से, और इन कणों की जो सांद्रता है उसका मान ज्यादा हो जाए, किससे, जो हम कह रहे हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता से, क्रांतिक मिशेल सांद्रता से इससे ज्यादा हो जाए, तो अब क्या होगा इसमें ये समझिए। ये सारे के सारे अणु इन दो कंडीशंस में, यदि ये दो कंडीशन हो जाएं तो ये कैसे बन जाएंगे, ये ऐसे हो जाते हैं। ये यदि मैं एक ऐसे करके गोले की रचना समझूं तो ये सारे के सारे कणों के जो टेल्स है वो अंदर की ओर आ जाएंगे, हेड यहां पर आ जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और ये इनके अंदर के हिस्से आ गए। ये आ गए। तो देखिए ये जो इनके शीर्ष थे वह क्या हो गए, हम क्या वृत्त के किनारों की तरफ चले गए, परिधि की तरफ चले गए, जबकि इनकी जो टेल्स थी, जिसे मैं कह रहा था द्रव विरागी हैं, जो द्रव से घृणा करते हैं, जो कि कार्बन श्रृंखला है C17H35 की, उन वो सारी के सारी जो टेल्स हैं वो क्या होगी, गोले के केंद्र की तरफ इकट्ठी हो गई। ये जब ऐसा करते हैं तो इसी स्थिति को हम कहते हैं मिशेल, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसे क्या नाम देंगे, मिशेल नाम देते हैं। अब ये किस प्रकार से कपड़ों की सफाई करता है ये समझिए। ये सफाई कैसे करेगा कपड़ों की, देखिए हमने कहा कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक कपड़ा है
और कपड़े की सतह पर इस प्रकार से कोई एक, हमने कहा ये कोई एक तेल की बूंद है, यह है तेल बूंद, तेल बूंद। तो अब क्या होगा, ये जो हम कह सकते हैं ये जो अणु है, ये जो मिशेल कैसे रचना करेंगे, इसमें ऊपर की ओर तो सरफेस पर तो ये गोला आ जाएगा, अंदर की ओर ये ऐसे आ जाएंगे, इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं। और यदि द्रव की सतह पर मैं कहूं कि ये कोई एक तेल बूंद है, यहां पर बना देता हूं, यदि गोलाकार स्थिति में बताऊं, ये क्या हो गई, हमने कहा ये हो गई तेल बूंद। यदि तेल की बूंद है तो मिशेल कैसे बनेंगे, इसके हम कह सकते हैं शीट्स यहां पर आ जाएंगे, जैसे हमने ऊपर बनाया है यहां पर, ये शीट्स यहां आ जाएंगे, इनकी टेल्स अंदर की ओर आ जाएंगी। अब इन्होंने चारों तरफ से, देखिए चारों तरफ क्या है, ये माइनस माइनस है, क्योंकि माइनस क्यों है, ये क्या चीज है, ये है C17H35COO माइनस। तो ये COO माइनस कहां है, बाहर का हिस्सा, ये माइनस, ये ऋण आवेशित है, ये सब ऋण आवेशित है। तो बाहर के जो शीट्स हैं ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि इन सब में क्या है, ऋण आवेश है, समान आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इनका सेंटर पॉइंट क्या होता है, तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेता है। अब हमने कहा सेकंड काम क्या है, जब ये तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो अब इस जल में हमने क्या डाला था, C17H35COO Na। तो सोडियम आयन भी तो इसके अंदर रहे होंगे, ये सोडियम आयन है यहां पर बहुत सारे। तो ये चारों तरफ से किसके द्वारा घुल जाते हैं, सोडियम आयन के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ये सोडियम आयन इसको क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ये सब सोडियम आयन है, आप जानते हो ये ऋण आयन है, तो सोडियम आयन क्या है, धन आयन है। ये हो गया Na+, यहां पर Na+। तो सबसे अंदर ये जो हम ये पूंछ सी बना रहे हैं, ये क्या है, कार्बन श्रृंखला। ये ऊपर का हिस्सा COO का हिस्सा है जो ऋणावेश है, उसके बाहर क्या है, सोडियम आयन। अब ये जो आयन है यह क्या है, द्रव विरागी, सॉरी द्रव रागी है, द्रव में घुलने की प्रवृत्ति है इनकी, क्योंकि ये तो आयन है। तो ये क्या करते हैं, द्रव के साथ घुल जाते हैं, और इनके बीच में कौन फंस जाती है, वो तेल की बूंद, ग्रीस की बूंद, जिसे आप कपड़ों से हटाना चाहते हैं, तो वो फंस जाती है, इसमें ट्रैप हो जाती है। और ये बाहर का हिस्सा क्योंकि द्रव के साथ रागी है, द्रव को पसंद करता है, तो ये पूरे का पूरा कपड़े की सतह से तेल की बूंद को ये खींच के बाहर निकाल लेते हैं। और जब पानी बहता है तो ये चीजें उस पानी के साथ बह करके क्या निकाल देती है, जो तेल की बूंद है या जो कबाड़ा होता है उस सबको कपड़े के रेशों से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार क्या करता है, साबुन या वॉशिंग पाउडर आपके कपड़ों की धुलाई करता है। अब देखिए यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्राफ्ट ताप, और दूसरा क्रिया क्रांतिक मिशेल सांद्रता। इन दोनों चीजों को भी समझ लीजिए, व्यवहारिक जीवन से समझिए। आपने देखा होगा, अगर आजकल जैसे सर्दियां चल रही है, आप यदि ठंडा ठंडा पानी लें और ठंडे पानी पर आप वॉशिंग पाउडर डाल दें और फिर उससे कपड़ों को धोएं, गर्म पानी यूज ना करें, तो आपने देखा होगा आपके कपड़े साफ नहीं होते। कभी सोचा है आपने क्यों नहीं होते कपड़े साफ? कपड़े इसलिए साफ नहीं होते क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, अच्छा सा झाग नहीं बनता कपड़ों में। जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा, आप वॉशिंग पाउडर डालेंगे, उसको यदि वैसे मिला करके सोचेंगे कि ये झाग बन जाए, जल्दी से झाग नहीं बनता। तो उसके लिए आपको अच्छे से सफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी उसमें डालना पड़ेगा। तो गर्म पानी डालने से क्या कर रहे हो, आप उस विलेन का ताप बढ़ा रहे हो। और जब वो ताप एक नियत ताप से ऊपर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्राफ्ट ताप, तब आप जब उसमें बर्तन कपड़े धोते हो, तब आप कहते हो हाँ कपड़े क्या हो गए, साफ हो गए। तो इसलिए आपको एक नियत ताप से अधिक ताप के जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस नियत ताप को कहते हैं क्राफ्ट ताप। पहली बात। दूसरी बात, CMC को समझिए। आपने एक बकेट में, एक बाल्टी में खूब सारा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल करके खूब सारे कपड़ों को धोने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कपड़े अच्छे से साफ ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कपड़े साफ? क्योंकि कपड़ों के अंदर जो मैल को निकालने के लिए मिशेल का जिनका निर्माण होना था, वो तभी निर्माण होगा जब वॉशिंग पाउडर में बहुत सारे इस प्रकार से अणु क्या होंगे, एक स्थान पर इकट्ठे होंगे, जो कि बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं 100 से भी ज्यादा क्या करते हैं, ऐसे अणु मिलकर के एक मिशेल का निर्माण करते हैं। और आपने क्या कर रखा, वॉशिंग पाउडर डाल रखा थोड़ा सा, तो वहां पर क्या होगा, जो सांद्रता है वो क्रांतिक मिशेल सांद्रता से कम होगी।
इसलिए कपड़ों की अच्छे से सफाई नहीं होगी। और आपने अच्छा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया तो वहां अच्छा सा झाग बनेगा। झाग बनने का अर्थ है मिशेल का निर्माण हो रहा है, और मिशेल का निर्माण होगा, उसमें आप कपड़ों को डालिए और फिर देखिए आपके कपड़े कैसे साफ होते हैं। आपने देखा होगा जो वॉशिंग पाउडर्स के ऐड में जो दिखाया जाता है वो झाग की बड़ी प्रेफरेंस किया जाता है, उसको इसीलिए किया जाता है क्योंकि झाग का अर्थ है कि मिशेल की अत्यधिक संख्या है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है मिशेल्स का वो सीएमसी से ज्यादा हो जाएगा यदि अच्छा झाग बनेगा। उसका ये इंडिकेशन है। कपड़े उसी हिसाब से हम कह सकते हैं साफ हो सकते हैं। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, तो ये वाला प्रोसेस आपको समझना है कि सामान्य स्थिति में जब ताप हम कह सकते हैं क्राफ्ट ताप से कम हो तथा सीएमसी क्रांतिक मिशेल सांद्रता से जो विलीन की सांद्रता उसका मान कम हो सीएमसी से, तब ये इस प्रकार से रहते हैं। यदि क्राफ्ट ताप ज्यादा हो जाए और हम कह सकते हैं सीएमसी से सांद्रता ज्यादा हो तो ये किसका करते हैं, इस रूप में आते हैं, मिशेल का निर्माण करते हैं। और जब इस रूप में आते हैं मिशेल का निर्माण करते हैं तब ये कपड़ों के ऊपर से ये तेल की बूंद या ग्रीस की बूंदों को इस प्रकार से बाहर से निकाल लेते हैं। मुझे लग रहा है काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जो पूंछ होती है, मैंने कहा था ये वाली, ये हमारी क्या होती है, ये वाली, ये द्रव विरागी होती है। ये द्रव में घुलती नहीं है, जलों में। लेकिन ये जो आगे का हिस्सा है COO वो क्या है, एक आयन है, ये जल में घुलने की कोशिश करता है। जब द्रव रागी है, द्रव के साथ जल्दी से घुल जाएगा। तो बाहर की ओर द्रव रागी चीज है, अंदर द्रव विरागी है, जिसने के तेल की बूंदों को क्या कर लिया, जकड़ लिया है आपस में। तो ये पूरी की पूरी कपड़ों से बाहर निकल जाती है, और जैसे ही आप पानी फेंकते हो तुरंत वो उसके साथ घुल करके बाहर निकल जाते हैं। कपड़े इस प्रकार से साफ हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है काफी आसान है, काफी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज है। पिछली क्लासेस में भी आपके सामने आई है। कोई चांस हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गई हो, जिनको नहीं समझ में आई होगी उनको आज अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही टॉपिक काफी है, क्योंकि अगला टॉपिक फिर काफी बड़ा होने वाला है। तो फिर अब अगली क्लास में उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।